शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की आपकी कक्षाएं आरंभ हो चुकी थी, जिसमें 7 पार्ट तक लगभग आ चुके थे। ठीक है, हमने उसमें देखा था भाषा क्या होती है। भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को हमने देखा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि संस्कृत से हमारी आदि जननी भाषा, संस्कृत से भाषा विकसित होते होते आर्य भाषा हिंदी को प्राप्त हुई। ठीक है, जिसमें हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंच चुके थे। अपभ्रंश इसके पहले के पार्ट में बताया गया था, उसका सामान्य परिचय। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश का विभाजन हमने करके 7 चरणों में बताया था, जिसमें आपको 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां देखनी थी। एक बार यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, भाषा के विकास के क्रम को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में आपको हिंदी को देखना है। ठीक है, तो अपभ्रंश तक हमने देख लिए थे। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, जिसमें संस्कृत आती है। संस्कृत में वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत आती है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से आप कह सकते हैं 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ठीक है, फिर 1000 ईस्वी से आगे अब बढ़ेंगे तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल आएगी, जिसमें आप हिंदी को देखते हैं। ये काल विभाजन, हालांकि मैं लास्ट में आपको इसको लिखवा दूंगा और मैं बार बार एक्सप्लेन इसको किया हूँ। अगर आप लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अपभ्रंश में मैंने बताया था कि अपभ्रंश क्या था। विभिन्न क्षेत्रों से टूटी फूटी भाषा बन गई थी अपभ्रंश। ठीक है, ये संस्कृत जब यहाँ तक आके पूर्णतः विकसित हो चुकी थी, प्राकृत भाषा आते आते, तो वो एक नई भाषा का जन्म हो गया, वो है अपभ्रंश। अब अपभ्रंश भी जब विभिन्न क्षेत्रों में फैलती गई तो वहां भी भाषा का बिखराव हुआ, टूट फूट हुआ और उसके 7 शाखाएं बन गई अपभ्रंश की। ठीक है, उन्हीं 7 शाखाओं की हमने यहाँ पे चर्चा की है: सौरसेनी, खस, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। ठीक है, इन सातों शाखाओं से 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का जन्म हुआ है, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें देखना महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम देखेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, खस, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। इनमें हम 5 उपभाषा और 18 बोलियों को देखेंगे, जहां से आपके प्रश्न आने लगभग तय होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। देखिएगा, पहली है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश में आपको 3 भागों में पढ़ना है। मैंने बताया था कि अपभ्रंश में आपको 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों को देखना है। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां कहाँ है? इसी अपभ्रंश की 7 शाखाओं में है। तो पहली शाखा क्या थी? सौरसेनी अपभ्रंश। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आपकी हिंदी निकली है। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश में पहला है पश्चिमी हिंदी। ये उपभाषा 1 हो गई। ठीक है, 5 उपभाषाओं की बात की गई है। पहली उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, फिर गुजराती, फिर राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी को हिंदी कौन सी है? दूसरी उपभाषा है। ठीक है, ये उपभाषा में नहीं आती गुजराती, ध्यान दीजिएगा। जो उपभाषा में आएगी मैंने लिख दिया है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा पहली कहेंगे और राजस्थानी हिंदी दूसरी उपभाषा। मतलब एक क्रम में, ऐसा नहीं कि पहली इसी को कहेंगे, क्रम नहीं बता रहा। मतलब एक उपभाषा ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपको पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हिंदी आएंगी। ये पूछा जा सकता है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, इतना 3 चीजें आएंगी। अब इन उपभाषाओं में बोलियां भी हैं, उनको देखेंगे। पश्चिमी हिंदी उपभाषा 1 में बोली है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। बुंदेली है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सबसे पहली हिंदी साहित्यिक भाषा, मतलब ब्रज भाषा पहले बोली थी, इसमें साहित्यिक रचनाएं आरंभ हुई। अगर आपने सूरदास की भी रचनाएं पढ़ी होंगी, ठीक है, या कालिदास वगैरह की, तो ये ब्रज भाषा ऐसी थी कि पहली साहित्यिक भाषा बनी। ठीक है, सबसे पहली हिंदी साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक, उसके बाद कन्नौजी बोली आएगी। फिर खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया गया। कौरवी किसने कहा? राहुल संकृत्यायन ने कहा था। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी आपकी उपभाषा प्रथम हो गई। इसमें आपको बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये बोलियां हैं आपको। ठीक है, उपभाषा के अंतर्गत ये बोलियां हैं। आपको 5 उपभाषा और 18 बोलियों को देखना है। मैं यहाँ पे जो जितनी उपभाषा बोलियां बता रहा हूँ, आप एक एक करके लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में मैं काउंट करके बता दूंगा कि 5 उपभाषा और 18 बोलियां ये थी। ठीक है, ये अपभ्रंश की शाखाओं से ही निकली है। अब गुजराती में कोई बोलियां नहीं है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो दूसरी उपभाषा है।
इसमें मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, ये क्या है, बोलियां हैं। तो 4 बोलियां इसमें है, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब 2 उपभाषा आपने देख ली और 9 बोलियां देख ली। अब आपको 3 उपभाषा और 9 बोलियां और देखना है, तो आपकी 5 उपभाषा और 18 बोलियां हो जाएंगी। ठीक है, पूछता है यहीं से, राजस्थानी हिंदी की बोलियों में पूछ देगा, ये बोलियां दे देगा, पूछ देगा किस की है, तो कहेंगे राजस्थानी हिंदी की है। ठीक है, या राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है, बांगरू आती है। बांगरू का एक नाम हरियाणवी भी है। फिर बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी और खड़ी बोली। देखिए, खड़ी बोली फिर विकसित हो जाती है, ये आपकी राजभाषा बन जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, तो राजभाषा जो खड़ी बोली होती है हिंदी, वो कौरवी का रूप होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि खड़ी हिंदी किसका रूप है, कौरवी का रूप है। किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, किस अपभ्रंश में है, सौरसेनी अपभ्रंश में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख लेंगे। फिर गुजराती, राजस्थानी हिंदी। अब सौरसेनी के बाद दूसरा आता है खस अपभ्रंश। देखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश के बाद दूसरा है खस अपभ्रंश। ठीक है, खस अपभ्रंश और तीसरा पैसाची अपभ्रंश। मतलब आपको 7 अपभ्रंश पढ़ने हैं। पहला आपने देख लिया सौरसेनी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत 3 भागों को हमने बताया। ठीक है, अब खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में तीसरी उपभाषा आपकी आती है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहली कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब तीसरी है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी तीसरी उपभाषा है। अब देखिए, पहाड़ी हिंदी के बाद में जो बोलियां हैं वो है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। और जब पैसाची अपभ्रंश की बात करेंगे, इसमें 2 बोलियां आएंगी, पंजाबी और लहंदा या लहंदा। ठीक है, ये दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं, लहंदा या लहंदा। ठीक है, और पंजाबी। तो ये केवल आपको अपभ्रंश और उपभाषा और बोलियों का परिचय करना है। अब इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ये बहुत विस्तृत हो जाएगा, उससे आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा कि नेपाली किसके अंतर्गत आती है, आप कहेंगे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी किसका भाग है, तो खस अपभ्रंश का भाग है। ठीक है, पंजाबी किसके अंतर्गत आती है, तो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये अपभ्रंश की शाखा है। तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, खस अपभ्रंश हो गया और पैसाची अपभ्रंश हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे सिंधी और महाराष्ट्री, ऐसे क्रम करके 7 अपभ्रंशों को हम देखेंगे। देखिए, आपने सौरसेनी अपभ्रंश देख लिया, खस अपभ्रंश देख लिया, पैसाची अपभ्रंश देख लिया। ठीक है, अब आपका ब्राह्मण है, महाराष्ट्री है और अर्धमागधी अपभ्रंश है। अगर ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करें तो उसमें सिंधी भाषा आती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो मराठी भाषा आती है। और अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसमें पूर्वी हिंदी जो आपकी चौथी उपभाषा है। ठीक है, आपने 3 उपभाषाओं को देखा, पश्चिमी हिंदी आपकी, फिर राजस्थानी, फिर आपकी पहाड़ी हिंदी, अब ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है, 4 उपभाषाएं देख ली। आपको 5 उपभाषा और 18 बोलियों तक जाना है। ठीक है, बोलियां तो आप काउंट कर लेंगे। उपभाषा देखिए, एक एक करके बता रहा हूँ, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अब इस पूर्वी हिंदी उपभाषा में भी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये बोलियां भी पूछी जा सकती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। इसके में पूर्वी हिंदी जो चौथी आपकी उपभाषा आती है। ठीक है, तो उपभाषा को भी आप नोट डाउन करिएगा, 5 उपभाषा और 18 बोलियों को अवश्य लिख लीजिएगा। और किस अपभ्रंश की शाखा से है ये भी आप जानते रहेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्री, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया। ठीक है, अब एक और बचा आपका मागधी अपभ्रंश। उसके बाद अपभ्रंश का 7वां विभाजन आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम अवहट के विषय में चर्चा करेंगे, फिर आपकी आर्यभाषा हिंदी। देखिए, अंतिम है आपका मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब इस मागधी अपभ्रंश के 4 भागों में है, बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी। ठीक है, बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आपकी 5वीं उपभाषा है। यहाँ से आपकी 5 उपभाषा कंप्लीट होती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, 5 उपभाषाएं होंगी। अब बिहारी हिंदी जो 5वीं उपभाषा है, इसमें बोलियां भी हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये आपकी 18 बोलियां भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप काउंट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने चार्ट बनाया आप वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश में आपको जो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां बतानी थी या आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे मैं कुछ बोलियों की चर्चाएं करूंगा, लेकिन अब हम हिंदी को पूरा आर्यभाषा हिंदी को पढ़ने के बाद उसकी बोलियों को देखेंगे। ठीक है, अभी आपकी अवहट बची है, अवहट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर हिंदी को देखेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम अवहट की चर्चा करेंगे।